हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीकली करंट अफेयर्स में जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते में क्या रहा इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था और हमें जानना आवश्यक है। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं देखा है, पिछले जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी हुई थी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आंसर सेशन देने की कोशिश की है। आप लोगों को देख के जरूर बताएं कैसा आपको लगता है ना। उसमें जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, वो सेशन है और आपका एक प्रैक्टिस सेट की तरह उसको बनाया गया है, ताकि एग्जाम में एक जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो उस हिसाब से करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी हो सके। तो उसको जरूर अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को जानें और जांचें, अपनी तैयारी की जांच करें कि कैसी आपकी तैयारी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट डेज की। तो इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या रहे इस दौरान, इस एक हफ्ते के अंदर, उसकी हम बात करेंगे आज आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं 28 मई। 28 मई को मनाया गया विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसके अवेयरनेस के लिए, उसके लिए जागरूक बनाने के लिए हर साल 28 मई को मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। उसकी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। इस बार का थीम क्या है? थीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। यह है इस बार का थीम, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बात करते हैं कि 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है। और तो देखिए क्या है, 28 तो है और मई कौन सा महीना है? 5वां महीना है। तो इस तरह से ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो टाइम होता है वो 28 दिनों का होता है। आपको पता है 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है, जो भी वो है। और मई इसलिए रखा गया है कि जो ये होता है पीरियड का टाइम, ये एक एवरेज टाइम, इसकी ड्यूरेशन 5 दिन की होती है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है 28 मई, है ना, 5वां महीना 28 तारीख। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ चीजें। फिर बात करते हैं 28 मई को ही मनाया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, एक एनजीओ हम कह सकते हैं, जो मानवाधिकारों के लिए काम करती है। मानवाधिकारों के लिए, मानव के अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन में हेडक्वार्टर है। और 28 मई 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 28 मई को मनाया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस। फिर बात करें 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उससे संबंधित दिवस ये है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष 29 मई को। अच्छा, 29 मई को क्यों मनाया जाता है? देखिए, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, वो की थी 29 मई 1953 को। तो ये डेट तो यहां से ली गई है 29 मई को, इसलिए मनाया जाता है एवरेस्ट दिवस। और 2008 से इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि एडमंड हिलेरी की मृत्यु हुई थी 2008 में, तो उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी याद में ये मनाया जाने लगा था। तो 29 मई 1953 को उन्होंने चढ़ाई कंप्लीट की थी एवरेस्ट पर, इसलिए 29 मई चुना। और 2008 से उनके सम्मान में, क्योंकि 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहावसान हो गया था, इसलिए उनको याद रखने के लिए ये नया दिवस शुरू किया गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, आपको ये पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की बात करें, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और चीन और नेपाल ने मिलकर अभी इसकी ऊंचाई नापी थी, नापने का काम किया था। तो चीन और नेपाल की ये बात है। और नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर, तिब्बत चीन का हिस्सा माना जाता है, तो नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये बात आपको पता है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट डे की तरफ। 30 मई को मनाया गया गोवा राज्य दिवस। देखिए क्या है, 30 मई 1987 को गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था, इसलिए हर साल 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस। गोवा की कैपिटल है पणजी, ध्यान रखना है, पणजी कैपिटल है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है, प्रमोद सावंत। और जो गवर्नर है वो इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखो, गोवा के लिए नल से जल मिशन
तो नल से जल मिशन के अंतर्गत 100% घरों को नल से जल पहुंचाने वाला गोवा भारत का पहला राज्य है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहला राज्य गोवा है, दूसरा था तेलंगाना, तीसरा क्या था अंडमान निकोबार, और चौथा अभी अभी बनाया खबरों में था पुडुचेरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं चारों नाम। गोवा का जरूर नाम ध्यान रखो और पुडुचेरी का ध्यान रखो, क्योंकि पुडुचेरी जस्ट बना है नल से जल पहुंचाने वाला भारत का चौथा यूनियन टेरिटरी बना है, यूनियन टेरिटरी या राज्य में मिला के। फिर बात करते हैं 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू से लोगों को अवेयर करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। और इस बार की थीम जरूर ध्यान रखनी है, थीम है कमिट टू क्विट, यानी कमिटमेंट करनी है इसको छोड़ने के लिए, कमिट टू क्विट, तंबाकू को छोड़ने के लिए कमिटमेंट। फिर बात करते हैं 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, ये तो विश्व दुग्ध दिवस की बात हो गई 1 जून को। भारत में कब मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ध्यान रखना 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें इसकी थीम की, थीम थी इस बार सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक्स के मैसेजेस के साथ डेयरी सेक्टर को क्या बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है ना, सतत बनाना है इसको। फिर बात करें 1 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे। इसको कहा जाता है वैश्विक दिवस, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया गया। और एक ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड फैमिली डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे। ये कब होता है? विश्व परिवार दिवस। ध्यान रखना, पेरेंट्स डे अलग है, अभिभावक दिवस अलग है, और परिवार दिवस, फैमिली दिवस अलग है। ये मनाया जाता है 15 मई को, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए आपको अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो आपको पता है हमें बहुत पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स करना है और 1.5 से 2 घंटे का टाइम हमारे पास होता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि 1.5 से 2 घंटे में एक ही बार में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको बता दिया जाए, अवेयर करा दिया जाए, ताकि बाकी के सब्जेक्ट्स की तैयारी आप अच्छा खासा टाइम देके कर सके, है ना। तो ये हमारा एक इरादा रहता है। अगले इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। हम सब जानते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का नया राज्य बना था, तो ये बात आपको पता है। इसलिए 2 जून को तभी से क्या मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस। आपको ध्यान रखना है 2 जून 2014 से जब से अलग हुआ है तब से इसके मुख्यमंत्री एक ही पर्सन है, और वो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। जो तेलंगाना के कौन चीफ मिनिस्टर हैं? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है श्रीमती हिमा कोहली। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भारत के अभी वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट्स में से एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है, और वो तेलंगाना में है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें 3 जून की। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2018 से, यानी इस बार ये 4थी बार मनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइकिल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं कर्क पैट्रिक मैकमिलन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में आपको लिख के रखना है, और लिख के ही नहीं रखना, आपको याद भी रखना है, रिवीजन भी करते रहना है। कर्क पैट्रिक मैकमिलन। फिर बात करते हैं अंतिम इंपॉर्टेंट दिवस की, ये है विश्व पर्यावरण दिवस। इस पे हमने ऑथेंटिक न्यूज भी डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसमें हमने पूरी एक हिस्ट्री और इसके महत्व के बारे में और इस साल की थीम के बारे में आपको उसमें डिटेल से अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। आप उसको भी जरूर देखें। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ओके, ये हुए हमारे इंपोर्टेंट दिवस। अब बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज की। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की। फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है WHO बायो हब सुविधा। बायो हब सुविधा क्या है ये? देखिए, स्विट्जरलैंड का एक शहर है स्पियज, ये स्पेलिंग है उसकी स्पियज। स्पियज में
WHO और स्विट्जरलैंड दोनों मिलके एक प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे। किसकी? प्रयोगशाला की। ये प्रयोगशाला का नाम दिया गया है बायो हब सुविधा। ये प्रयोगशाला किस चीज की होगी? ये प्रयोगशाला होगी रोगाणुओं पर शोध करने के लिए, रोगाणुओं पर शोध करने के लिए। रोगाणु क्या होते हैं? वो सारी चीजें जिनसे हमें रोग लग जाते हैं, जैसे वायरस है, अभी कोरोना वायरस है, एक रोगाणु है, उससे कोविड-19 बीमारी फैल रही है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे बीमारी फैलती है ना, मलेरिया जैसे प्लाज्मोडियम हो गया उससे। तो ये प्रयोगशाला क्या रहेगा? इसमें वो सारे रोगाणु रहेंगे जिससे बीमारी फैलती है। अब जैसे इंडिया के किसी साइंटिस्ट को किसी बीमारी के बारे में रिसर्च करनी है और वो बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया से, तो ये क्या करेगा? ये साइंटिस्ट इस रिसर्च के लिए इसको इस प्रयोगशाला में ये बैक्टीरिया मिल जाएगा और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये रिसर्च आराम से कर सकेगा। तो इसको नाम दिया है बायो हब सुविधा। कौन कौन मिलके बना रहा है? WHO और स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड का एक शहर है स्पीएज, तो स्पीएज में ये बनाया जा रहा है। WHO की बात करें, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन है? महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम। और टेड्रोस अधानोम जो है वो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अभी अबी अहमद अली हैं इथोपिया के प्रमुख। और आपको पता है इनको वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़े, ताकि लंबे समय तक अच्छी चीजें, ज्यादा चीजें आप याद रख सकें। ओके, ये बात हुई हमारी WHO और बायो हब सुविधा को लेकर। बायो हब फैसिलिटीज को हम इंग्लिश में कहेंगे। फिर बात करते हैं ल्यूव्र संग्रहालय की। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है ल्यूव्र म्यूजियम। और ल्यूव्र म्यूजियम कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये है। अब एक जैसे कोई होटल होती है, होटल को मैनेज करने वाले को हम क्या कहते हैं? मैनेजर, है ना, प्रबंधक। उसी तरह से संग्रहालय को मैनेज करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर जो किसी म्यूजियम की देखभाल करता है, उसका मैनेजमेंट देखता है। और ल्यूव्र संग्रहालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्यूरेटर फीमेल है। ये जो लेडी हैं, 228 सालों के इतिहास में पहली बार कोई महिला क्यूरेटर बनी है ल्यूव्र संग्रहालय की, है ना। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है लॉरेंस, यहां लिख रहा हूं मैं, लॉरेंस डेस्कोर्स, लॉरेंस डेस्कोर्स। ये एक लेडी है फ्रांस में जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है उसकी क्यूरेटर बनी है, और ये पहली महिला है इसकी क्यूरेटर बनने वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूव्र म्यूजियम के बारे में काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर बात करते हैं नॉर्ड लिंक परियोजना की। नॉर्ड लिंक परियोजना क्या है? ये परियोजना, पहली बात तो ये ध्यान रखो, जर्मनी और नॉर्वे की परियोजना है। नॉर्वे में देखो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अच्छी खासी मात्रा में डेवलप्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। और जर्मनी चाह रहा है कि वो अपने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे। तो समुद्र के माध्यम से नॉर्वे से जर्मनी के बीच में एक इलेक्ट्रिक केबल्स बिछाई जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिक केबल्स बिछाई जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक केबल्स कितने लंबी होगी? ये होगी 623 किलोमीटर। यानी नॉर्वे क्या करेगा? जर्मनी में इलेक्ट्रिक केबल्स के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा। तो जर्मनी और नॉर्वे की इसी परियोजना को नाम दिया गया है नॉर्ड लिंक परियोजना। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं मायून द्वीप। मायून द्वीप, ये इसको कह लीजिए पेरिम द्वीप, पेरिम द्वीप भी इसको कहा जाता है। पेरिम, है ना, कहाँ का है, किसका अंडर है, इसके अंदर मतलब किसका अधिकार है? यमन का अधिकार है। अब आपको पता है यमन जो लाल सागर है उधर जो बाब अल मंडेप है, बाब अल मंडेप जल संधि, बाब अल मंडेप के अंदर अवस्थित है मायून द्वीप। इस पे अधिकार किसका है? इस पे अधिकार है यमन का। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे ये पता चला है कि मिलिट्री बेस का निर्माण हो रहा है यहाँ पे,
मिलिट्री बेस का, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन बनवा रहा है उस मिलिट्री बेस को। यमन कह रहा है हम तो बनवा ही नहीं रहे, है ना। टेंशन ये है कि मिलिट्री बेस तो बन रहा है लेकिन बना कौन रहा है अभी तक उसका पता नहीं चला है। तो एक रहस्यमयी, पता नहीं कौन बना रहा है लेकिन मिलिट्री बेस यहाँ पे बन रहा है। तो मायून द्वीप अभी चर्चा में था, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इस पे यमन का अधिकार है और बाब अल मंडेब जो लाल सागर वाला एरिया है वहां पे ये अवस्थित है। ओके, फिर बात करते हैं क्रिस्टीन वर्मूथ की। क्रिस्टीन वर्मूथ अमेरिका की पहली महिला आर्मी सेक्रेटरी बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिस्टीन वर्मूथ ये आपको नजर आ रही है, अमेरिका की पहली महिला आर्मी सेक्रेटरी। ओके, ध्यान रखना है। फिर एक और पर्सन का नाम आपको ध्यान रखना है, अरुण वेंकटेश, अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन कौन है? अरुण वेंकटरमन को यूएसए के राष्ट्रपति ने अभी क्या नामित किया है? ये होंगे अमेरिका और वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक। अमेरिका और विदेशों में वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक, यानी अमेरिका सरकार की जो भी कॉमर्स इंडस्ट्री है, कॉमर्स सर्विसेज हैं, उनके महानिदेशक बनाए गए हैं अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, अमेरिका की नागरिक है, लेकिन इनके फादर या इनके ग्रैंडफादर वगैरह कभी भारत से हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना है आपको। और उपराष्ट्रपति है कौन? कमला हैरिस। कमला हैरिस भी जो है वो भारतीय मूल की महिला हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है। फिर बात करें एक युद्ध अभ्यास की। युद्ध अभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। तो ये युद्ध अभ्यास किसका युद्ध अभ्यास है? जो नाटो कंट्रीज है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जितने भी देश हैं, अमेरिका भी इनमें से एक है, जितने भी देश हैं उनका संगठन है, और इन सारे देशों ने मिलकर एक क्या किया है? युद्ध अभ्यास किया है, जिसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। ओके, नाटो की बात करें, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है नामीबिया नरसंहार पर जर्मनी ने माफी मांग ली है। देखिए क्या है, बात पूरी बताते हैं, पूरी कहानी सुनेंगे तो चीज समझ में आ जाएगी। जैसे आपको पता है हमारे भारत पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का, यानी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी भारत, है ना। भारत ब्रिटेन की क्या थी? एक कॉलोनी थी। उसी तरह से जर्मनी की कॉलोनी था नामीबिया, जर्मनी की एक कॉलोनी थी नामीबिया, और नामीबिया पर राज था जर्मनी का। तो कॉलोनी में बेसिकली ये है कि कॉलोनियों को पैसा कमाने के लिए, वहां पे अच्छा खासा पैसा जो ट्रेड है, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। बिल्कुल आपको पता है अंग्रेजों ने हमारी क्या हालत की थी, ठीक उसी तरह से। ठीक है, तो 1904 से 1908 के बीच में नामीबिया की दो जनजातियां हैं, दो जनजातियों का नाम ध्यान रखो। एक जनजाति है हरेरो और दूसरी जनजाति है नामा। हरेरो और नामा जनजातियां हैं। इन जनजातियों ने क्या किया? जर्मनी का विरोध किया। कॉलोनियों थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति हुई वगैरह, उसी तरह से 1904 से 1908 के बीच में हरेरो और नामा जनजातियों ने जर्मनी के राज का, जर्मनी के अधिकार का यहाँ पे विरोध शुरू किया। तो जर्मनी ने क्या किया? उस टाइम हरेरो और नामा जनजातियों के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब ऐसे लाखों और करोड़ों की संख्या में आप मौत के घाट उतार दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं नरसंहार, नरसंहार, है ना। तो अब क्या किया है? इस घटना के लिए जर्मनी ने नामीबिया से क्या मांग लिए? माफी मांग लिए कि हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो माफी मांग ली, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। जर्मनी ने ये कहा है कि आपको हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो पहली बात तो हमें माफ कर दो, हम आपको आर्थिक सहायता भी इसके लिए देंगे। ठीक है, तो ये पूरी खबर है जर्मनी और नामीबिया के बारे में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नामीबिया किसकी कॉलोनी रहा है? तो जर्मनी की कॉलोनी नामीबिया रहा था, आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात करें नासा की। देखिए एक
अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। यहां पर नासा क्या करेगा, जानवर हैं एक तरह के 128 तो स्क्विड और 5000 लगभग 5000 वाटर बियर, पानी में रहने वाले भालू वाटर बियर को भेजेगा नासा में। नासा क्या करेगा, ISS पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 128 स्क्विड और लगभग 5000 वाटर बियर्स को भेजेगा ताकि वो ये रिसर्च कर सके कि वहां पे अगर कोई जानवर वगैरह रहता है, क्योंकि नासा का क्या है, ये नासा का इरादा है कि वो 2024 में कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में लोगों को भेजेगा। तो अंतरिक्ष में लोगों को भेजने से पहले वो जानवरों को भेज के देखना चाहता है कि क्या उनके हालात रहते हैं वहां पे। तो ये मिशन आपको ध्यान रखना है नासा का है। इस मिशन को करेगा कौन, यानी मिशन तो नासा का है लेकिन भेजने का काम कौन करेगा, भेजने का काम करेगी अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, आप सभी को पता है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नासा के 2 और इंपॉर्टेंट मिशन आपको ध्यान रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट मिशन है दा विंसी, दूसरा एक मिशन है वेरिटास है ना। ये दोनों मिशन नासा करेगा कब, 2028 से 2030 के बीच में। और कौन से उपग्रह, कौन से ग्रहों के लिए ये मिशन है, ये मिशन है शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह पे नासा अपने मिशन भेजेगा 2, एक का नाम है दा विंसी, एक का नाम है वेरिटास। 2028 से 2030 के बीच में ये होगा, अभी काफी टाइम है लेकिन नासा ने इनको अनाउंस कर दिया है। आने वाली खबरों में जब भी नासा की बात होगी तो हम इनकी चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको चीजें याद रहें। ओके, ये बात है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या हमारा इसरो कोई शुक्र ग्रह के लिए मिशन कर रहा है क्या? इसरो बिल्कुल शुक्र ग्रह के लिए मिशन कर रहा है और हमारा मिशन होगा शुक्रयान, ठीक है। वीनस कहते हैं हम शुक्र ग्रह को। और ध्यान रखो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म भी है, सबसे चमकीला भी है और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो भी शुक्र ग्रह ही है। आपको ध्यान रखना है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है इनको, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसरो करेगा लगभग 2022 या 23 में हम इस मिशन को करने वाले हैं, शुक्रयान को। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं थिट्टू द्वीप की। थिट्टू द्वीप क्या है? थिट्टू द्वीप एक द्वीप है जिसपे किसका अधिकार है, फिलीपींस का अधिकार है, फिलीपींस का। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि चीन कोशिश कर रहा है इस पे कब्जा करने की। तो चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही पॉलिसी है, कब्जा, तिब्बत पे भी उसने कब्जा ही किया हुआ है ना। तो और जो हमारा ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे चीन क्या कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो थिट्टी द्वीप फिलीपींस का है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी की। 3 चाइल्ड पॉलिसी चीन ने लागू कर दी, आप सबको पता है। हमने इस पे भी एक ऑथेंटिक न्यूज सेशन ले रखा है, आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। आसान सी भाषा में आपको बता देता हूँ, चीन के अंदर जो बुजुर्ग वृद्ध लोगों की जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। और चीन की पहले तो आपको पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर इसको चेंज करके क्या हुआ, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। और अब चीन ने क्या कर दिया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी हटा के और वहां पे जनसंख्या वृद्धि करने का आदेश दे दिया है। यानी एक कपल वहां पे अब 3 चाइल्ड्स कर सकता है, 3 चाइल्ड्स पैदा कर सकता है। तो 3 चिल्ड्रन पॉलिसी अभी कहां पे आ गई है, चीन में आ गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें कोविड-19 टीकों के मिश्रण एवं मिलान की सिफारिश की है कनाडा ने। ये हेडिंग से आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्या है खबर, ये है कि आपको पता है, देखो एक तो हमारी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जिसे हम भारत में कोविशील्ड के नाम से बना रहे हैं, एस्ट्राजेनेका। एक है मॉडर्ना वैक्सीन है, मॉडर्ना, और एक है फाइजर। इन तीनों की काम करने का जो तरीका है ना कोविड वायरस पे, वो सेम है। ये mRNA तकनीक से काम करती हैं और इनका जो प्रोसेस है वो भी सेम ही है। तो कनाडा ने भी ये सिफारिश की है कि जैसे ये होता है ना कि 2 डोज लगवाना जरूरी है। एक डोज कोवैक्सीन का लग गया तो क्या दूसरा कोविशील्ड का लगा सकते हैं?
क्या एक एस्ट्राजेनेका का लग गया तो क्या दूसरा मॉडर्ना का लगा सकते हैं? तो अभी ऐसा नहीं है, अभी आप एक डोज एस्ट्राजेनेका का लगाते हो तो दूसरा डोज भी आपको एस्ट्राजेनेका का ही लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी पता नहीं है अगर दूसरी कोई वैक्सीन लगा ली तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ज्यादा नुकसान, मतलब कोविड वायरस से तो बच जाए लेकिन कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए कनाडा ने ये सिफारिश की है कि हमको क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि ये जो शॉर्टेज हो जाती है ना वैक्सीन की, तो शॉर्टेज होने पर क्या एक डोज अगर दूसरी लगाई हुई है तो क्या दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लगाई जा सकती है। तो इस पे रिसर्च करने के लिए कनाडा ने कहा है, तो देखते हैं क्या निकलता है। अभी क्या है, अभी एक ही वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाते हैं। फिर क्या होगा, अगर जैसे एस्ट्राजेनेका की शॉर्टेज है तो एक डोज अगर एस्ट्राजेनेका की लग गई तो दूसरी डोज आपको मॉडर्ना या फाइजर की भी लगाई जा सकती है। इससे ज्यादा लोगों को आराम से वैक्सीनेशन किया जाएगा, शॉर्टेज नहीं होगी दवाओं की, सीधी सी ये बात है। फिर कोविड-19 की तरह ही एक बर्ड फ्लू बीमारी आप सबको पता है, इसके भी बहुत सारे स्ट्रेन अलग अलग हैं। तो इसका एक स्ट्रेन है H10N3, ये ऐसा स्ट्रेन है, इससे सिर्फ बर्ड्स या जानवर ही अब तक क्या होते थे, संक्रमित होते थे, लेकिन अभी पहली बार ऐसा देखा गया है बर्ड फ्लू के H10N3 से अब मनुष्य भी संक्रमित होने लग गए, मनुष्य, मानव भी। और पहला मानव जो इस स्ट्रेन से संक्रमित हुआ वो कहाँ पे मिला, तो चीन में मिला है, जहां से हमें कोरोना वायरस भी मिला था। तो ये एक और खबर है चिंता की, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी फिया में नाओमी मताफा। ये जो लेडी आपको नजर आ रही है स्माइल करती हुई, ये एक देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो बहुत सारे द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप है समोआ। तो समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है फिया में नाओमी मताफा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। तो एक द्वीप है, टापू है समोआ की, राजधानी आपको ध्यान रखना है आपिया, आपिया है समोआ की कैपिटल। फिर बात करें साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद। देखिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर जो हमारा एशिया और प्रशांत महासागर वाला एरिया है, वहां के देशों ने मिलकर साइबर सुरक्षा यानी जो साइबर अपराध होते हैं उनसे बचने के लिए एक कार्यकारी परिषद डेवलप करने का निर्णय लिया था। और इस कार्यकारी परिषद को अभी लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या करेगी, ये साइबर अपराधों से बचने में हमारी मदद करेगी। तो इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको पता हो, सत्य नडेला। और इसके अलावा बात करें माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, उसको क्या किया है 2022 में बंद करने का निर्णय लिया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें इसाक हेरजोग की। इसाक हेरजोग जो है वो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन, इसाक हेरजोग, है ना। और बहुत जल्दी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ सभी जो दूसरी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने स्टैंड ले लिया है। अब वो बहुत ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने रहेंगे, वहां पे एक नया प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। तो जब ऐसी कोई घटना होगी तो आपको उससे अवेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल आप नाम ध्यान रखेंगे इसाक हेरजोग का, और ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, 11वें राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे आपको पता है? भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं श्री एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये थे भारत के 11वें राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पे। इजराइल की जो मुद्रा है आप ध्यान रखना, इजराइल की मुद्रा है शेकेल, शेकेल इजराइल की मुद्रा है। और इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है, ध्यान रखना। एक तो है सीनेट, सीनेट अमेरिका में है, अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, और कांग्रेस का अंदर एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सीनेट। और इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट, लिखेंगे के से, KNESSET, नेसेट, है ना। तो नाम ध्यान रखना है, पूछा जाता है।
फिर बात करें पाक वेक, आप सबके लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी, हमारे पड़ोसी ने कोविड-19 की क्या बना ली है, वैक्सीन बना ली है। और किसकी मदद से? उसके पड़ोसी की मदद से, यानी हमारे पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद से कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। मजाक कर रहा हूं। आइए बात करते हैं पाक वेक की। क्या हुआ? पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया है चीन की मदद से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और इसका नाम रखा है पाक वेक, है ना, पाकिस्तान वैक्सीन। तो पाकिस्तान ने भी अब बना ली है, किसकी मदद से? चीन की मदद से। बात करें पाकिस्तान की तो कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता है इमरान खान है, क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम भी ध्यान रखो, फतेह-1 रॉकेट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, वो भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि विश्व की पहली टीम है जिसने 100 T20 मैच जीते हैं, है ना, 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम है। ओके, यहाँ पे खत्म हो गई हमारी इंटरनेशनल न्यूज। अब बात करेंगे नेशनल न्यूज़ेस की। तो आइए बात करते हैं। पहली बात, HDFC पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। कौन लगाता है जुर्माना? बेसिकली आप सभी को पता है, ऑब्वियस है, RBI के द्वारा लगाया गया है। क्यों? क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर रहा था HDFC बैंक। नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितने करोड़ का? 10 करोड़ रुपए का HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। HDFC बैंक के बारे में ध्यान रखें, इसको एक एशिया मनी करके एक संस्था है, एशिया मनी, है ना, इनकी रिपोर्ट के अनुसार इसको छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत का बेस्ट बैंक कहा गया है। बेस्ट बैंक किसके लिए? छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत का बेस्ट बैंक है HDFC बैंक। और कौन कहता है ये बात? ये बात कहता है एशिया मनी। ओके, तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। HDFC का एक चैटबॉट है, हमने इसकी चर्चा भी की थी, चैटबॉट, उसका नाम है ईवा। और ईवा को अब सामुदायिक सेवा पोर्टल, सामुदायिक सेवा केंद्र पर, जिसे हम कहते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल, इस पर लॉन्च कर दिया गया है ना। ईवा को डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉन्च कर दिया गया है। और ईवा जो है वो किसका चैटबॉट है? HDFC बैंक का चैटबॉट है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। और एक अभियान चलाया था HDFC बैंक ने, मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान, यानी वो जो OTP वगैरह बताने का मैटर होता है ना, OTP बता देते हैं गलती से और हमारे खातों में फिर साइबर अपराध हो जाते हैं, मतलब में सीधी सी बात है, पैसे वगैरह निकल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये था मुंह बंद रखो अभियान। ओके, फिर बात करते हैं MHIM मोबाइल ऐप की। इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म है मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप। मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप। तो किसने लॉन्च किया है? आपको पता चली गया, लॉन्च किया है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की सरकार ने एक और अभी ऐप लॉन्च किया था, आपको पता होना चाहिए, मोमा ऐप, जो ताजा ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए, फलों के लिए ये ऐप था, मोमा ऐप, है ना। ये भी मणिपुर सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। मणिपुर के CM की अगर बात करें तो कौन है? N बीरेन सिंह। N बीरेन सिंह यहाँ के CM है। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है PV संजय कुमार। PV संजय कुमार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मणिपुर हाईकोर्ट कहाँ पे? इम्फाल में। और इम्फाल ही मणिपुर की क्या है? कैपिटल भी है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। फिर बात करें आगे, BVR सुब्रमण्यम
कौन बन गए? भारत सरकार के वाणिज्य सचिव। देखिए जो सेक्रेटरी होते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सचिव इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मंत्री के बाद सबसे बड़ी पोस्ट यही है। मंत्री तो चलो चुना जाता है, लेकिन IAS ऑफिसर की सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो यही होती है सचिव की, है ना, सचिव की। तो मंत्री के बाद किसी मंत्रालय के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? ये वो होता है सचिव का। तो हमारे वाणिज्य सचिव चुन लिए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। इसके अलावा आपको और कौन से सचिव याद होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए वित्त सचिव, है ना। इसके अलावा गृह सचिव, कौन है वित्त सचिव? हमारे वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। गृह सचिव कौन है? हमारे गृह सचिव है अजय भल्ला। इसके अलावा आप ध्यान रखिए राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको इन नामों में से एक नाम एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। फिर आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? आर्थिक मामलों के सचिव ये हैं अजय सेठ। इसके अलावा एक और नाम ध्यान रखो, रक्षा सचिव। रक्षा सचिव है हमारे अजय कुमार। तो कंफ्यूज नहीं होना है अजय सेठ, अजय कुमार और अजय भल्ला में। गृह सचिव हैं अजय भल्ला, आर्थिक मामलों के सचिव हैं अजय सेठ और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ठीक है। फिर बात करें आश्रिता वी ओलेटी की। ये जो पिक में आपको लेडी नजर आ रही है, ये है आश्रिता वी ओलेटी और ये भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं। इन पे इस क्वेश्चन पे जितने स्टार लगा सके आप लगा लीजिए, ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एयरफोर्स के अंदर एक पोस्ट होती है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, है ना। तो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी है ये, तो ये बात है और इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें कुलदीप सिंह को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार बना दिए गए हैं। कौन? कुलदीप सिंह। यानी NIA के महानिदेशक का इनको अतिरिक्त भार दे दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया है। और वैसे देखा जाए तो ये किसके महानिदेशक हैं? तो ये CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये महानिदेशक हैं। ओके, चलो ये तो बात हो गई हमारी NIA की और CRPF की। एक और आपको ध्यान रखना है असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है प्रदीप चंद्रन नायर, है ना। ये असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर, ये आपको ध्यान रखना है। असम राइफल्स क्या करती है? हमारी म्यांमार बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करती है। जैसे BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के यहाँ पे BSF है, उसी तरह से असम राइफल्स है म्यांमार बॉर्डर पर। ठीक है। और ये सब कहाँ पे आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। फिर बात करते हैं इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन क्या है? देखिए आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, सोनी है, फिर ZTV है ना, स्टार प्लस है। तो इन चैनलों के जो मालिक हैं, जो हेड हैं, उन सब का एक फाउंडेशन है, इसको कहते हैं इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन। इसका नाम बदल के अभी चेंज कर दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। डिजिटल इसमें जोड़ दिया गया है ना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर बात करें संपत्ति क्षति वसूली कानून 2021 कहां पे लाया गया? हरियाणा में लाया गया है, हरियाणा की सरकार के द्वारा। क्या है? देखिए जब कोई नागरिक आंदोलन करते हैं या सरकार के से सहमत नहीं होते तो वो जब विरोध करते हैं ना, तो विरोध करने की आड़ में बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी वो पहुंचाते हैं, है ना। तो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से अब क्या होगा?
सजा तो मिलेगी, उसकी जो वसूली की जाएगी नुकसान करने की वो भी उसी से की जाएगी। तो संपत्ति की क्षति की वसूली करने का कानून है 2021 से, और ये हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में लाया गया है। फिर आपको अगली हेडिंग की बात करें तो ये जहाज ये नजर आ रहा है, ये है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, सॉरी शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग, इसका नाम क्या है? सजग, ICGS सजग। देखिए जो इंडियन नेवी का होता है ना उसको हम INS कहते हैं, इंडियन नेवल शिप, ये क्या है? ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है ना, सजग। तो अभी इसको उद्घाटन कर दिया गया है, इसने काम करना शुरू कर दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका उद्घाटन करने को हम कहते हैं कमीशन। इसको कमीशन किसने किया? इसका उद्घाटन किया अभी अजीत डोभाल ने, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसको बनाया किसने? इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। देखो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा जो शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो 5 जहाज बनाएगा। 5 जहाज बनाने का क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पहला क्या है? ICGS सचेत, ये काम कर रहा है ना। दूसरा है ICGS सुजीत, ये भी काम कर रहा है। तीसरा जो है ICGS सजग, ये इसने काम करना शुरू कर दिया, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चौथा जो होगा वो है ICGS सार्थक, बन चुका है, रेडी है, लेकिन अभी इसको कमीशन नहीं किया है, नेक्स्ट इसी को कमीशन किया जाएगा। और पांचवा जो है ICGS सक्षम, और ये भी बन के तैयार है, लेकिन पहले सार्थक को कमीशन किया जाएगा, उसके बाद में सक्षम को कमीशन किया जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये सब कुछ आपको। फिर बात करें अगली हेडिंग की, फिल्म उत्सव मनाया गया, एक वर्चुअली मनाया गया, द एक्लिप्स एंड आफ्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है द एक्लिप्स एंड आफ्टर क्या है? तो ये एक फिल्म उत्सव है, किसके द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है ना। और कौन है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और इन्होंने आयोजन किया था इसका। फिर बात करें युवा योजना की, तो पहले युवा का फुल फॉर्म देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। युवा का है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल और ऑथर, यानी युवा लेखकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, युवा योजना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। और यंग मतलब 30 साल से कम के लेखक, 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों के लिए ये योजना शुरू की गई है, युवा। तो आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है SASCM, एक योजना है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टिलिटी, यानी जो लोग कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी मदद के लिए, उनके परिवार वालों की मदद के लिए ये एक स्कीम शुरू की गई है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम भी ध्यान रखना है। और क्या है स्कीम, क्या है स्कीम की बात कर लेते हैं। अगर कोविड-19 से घर में कमाने वाले की मृत्यु हुई है, कमाने वाले की मृत्यु, तो क्या किया जाएगा? 1000 रुपए तो उसकी स्पाउस को, यानी अगर पति की मृत्यु हो गई है तो 1000 रुपए पर महीने उसकी पत्नी को, और अगर पत्नी कमाती थी तो 1000 रुपए पर महीने उसके पति को। पत्नी की अगर मृत्यु हो गई है और पत्नी कमाती थी तो 1000 रुपए पर माह उसकी पत्नी को, और 1000 रुपए पर महीने घर के वरिष्ठ सदस्य को, है ना। तो ये 2000 रुपए महीने इस प्रकार से दिए जाएंगे। अगर कोई स्कूल जाने वाले बच्चे हैं इन्हीं के घर में तो 20,000 रुपए पर ईयर स्कूल जाने वाले बच्चों को दिए जाएंगे। अगर कोई कॉलेज जाता है तो 40,000 रुपए हर साल कॉलेज जाने वाले बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, ये योजना है SASCM,
स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टिलिटी। लेकिन आप देखोगे इस प्रकार की योजना भारत का लगभग हर राज्य क्या कर रहा है, इस प्रकार की योजना लागू कर रहा है। तो बेसिकली चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम में आने के। तो इस एक हफ्ते में जितने भी इस प्रकार की योजनाएं उनकी बात यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन यानी पीएमसीसी योजना के अंतर्गत पीएम ने भी क्या किया है, घोषणा की है। पीएम ने कहा है अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है, कोई अनाथ हो गया है कोविड-19 की वजह से, अगर वो 11 से 18 साल का है, 11 से 18 साल का है, तो उसकी जो स्कूल की शिक्षा है, स्कूल शिक्षा, इसका खर्चा सरकार उठाएगी, सरकार स्कूल की शिक्षा दिलवाएगी। फिर 18 से वो 23 तक उसको शिक्षा के साथ साथ क्या दिया जाएगा, हर महीने पर मंथ उसको भत्ता भी मिलेगा। भत्ता, अब भत्ते कितना मिलेगा इसकी राशि अभी तक सरकार ने तय नहीं की है, लेकिन हर महीने उसको भत्ता भी मिलेगा। फिर जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो उसको एक साथ 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सहायता के लिए, है ना। तो ये पीएमसीसी की योजना थी। पीएमसीसी योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी। एक योजना और आपको ध्यान रखनी है, बाल मुख्यमंत्री यानी सीएम बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये शुरू किया उत्तर प्रदेश के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। इसमें क्या है, वही अगर कोई बच्चा कोविड-19 की वजह से अनाथ हो जाता है तो क्या किया जाएगा, अगर बच्चे की उम्र क्या है 0 से 10 साल के बीच में, तो उसको सरकारी अनाथालयों में, सरकारी अनाथालयों में उसका पालन पोषण किया जाएगा। ठीक है। अगर इस बच्चे के कोई केयर टेकर है, यानी कि इसके गार्जियंस है, इसके चाचा हैं, इसके दादा हैं, इसके परिवार वाले कुछ दूसरे हैं, तो उन परिवार वालों को क्या किया जाएगा, 4,000 रुपए पर मंथ बच्चे की देखभाल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, अगर लड़का है तो अब आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लड़की है तो लड़की को 18 साल की होने पर 1,01,000 रुपए सहायता के रूप में एक साथ दिए जाएंगे ताकि उसका विवाह किया जा सके, है ना। पढ़ाई लिखाई की चिंता कम है यूपी सरकार को, लड़कियों के विवाह की चिंता ज्यादा है। खैर देखते हैं आगे क्या है। तो ये है इसकी योजना। फिर बात करते हैं एक दूसरी योजना की। इसी तरह की एक और योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री सीएम शिशु सेवा अचोनी योजना, शिशु सेवा अचोनी योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी है, ये असम सरकार की योजना है। ठीक है ना, असम सरकार की योजना है। और सेम वही है, अगर बच्चा अनाथ हो जाता है कोविड-19 से, 0 से 10 साल का है, तब तो उसको सरकारी अनाथालय में पालन पोषण, या अगर कोई उसकी केयर करने वाला है तो उनको 3500 रुपए, बस इतना सा फर्क है, 3500 रुपए पर मंथ। यूपी गवर्नमेंट 4,000 रुपए दे रही है और असम सरकार 3500 रुपए पर मंथ दे रही है। जब 18 के हो जाते हैं बच्चे, 18 प्लस के हो जाते हैं, तो असम सरकार क्या करेगी, लड़का है तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन लड़की है तो 50,000 रुपए की राशि और 10 ग्राम सोना, भाई शादी में गहने भी तो जरूरी है ना, 10 ग्राम सोना इसको यहाँ पर बच्चों को सहायता के तौर पे दिया जाएगा। तो ये योजनाएं हैं कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी ब्रिक्स को लेकर। देखिए आपको पता होना चाहिए जो 2021 में ब्रिक्स समिट होगा वो हमारे भारत में होगा, है ना। तो 2021 में ब्रिक्स से संबंधित कोई भी योजना, कोई भी सम्मेलन जो भी होगा वो सब भारत में होगा, है ना। जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का वो कहाँ होने वाला है, भारत में 2021 में। तो ब्रिक्स से संबंधित सारी मीटिंग्स, सभी मीटिंग्स भारत में ही होगी 2021 के अंदर, ये ध्यान रखना। क्योंकि अभी क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की
मीटिंग कहाँ पे हुई 2021 में, तो ये भारत में, यही तो कह रहा हूँ 2021 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भारत में होगा। तो इससे संबंधित सभी इवेंट्स कहाँ पे होंगे, इससे संबंधित सभी इवेंट्स भारत में ही होने वाले हैं। तो आपको 2021 से ब्रिक्स से संबंधित कुछ भी पूछा जाता है, आप आंख बंद करके भारत उसका आंसर लगा सकते हैं। भारत में तीसरी बार ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। इससे पहले 2012 में हुआ था, इसके बाद 2016 में हुआ था और अब 2021 में भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, यानी तीसरी बार। ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स में कितने देश है, तो 5 देश है। बी से है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये ब्रिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें चिमोना बाम्बूसा कोलोसा की, तो चिमोना बाम्बूसा कोलोसा एक बांस की प्रजाति है, बांस की एक प्रजाति है। आपको ध्यान रखना है, ये वाली बांस की प्रजाति भारत में सिर्फ केरल में पाई जाती थी। केरल में भी कहाँ पे, इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में सिर्फ पाई जाती थी चिमोना बाम्बूसा कोलोसा। लेकिन अभी वर्तमान में इस प्रजाति की खोज हुई है नागालैंड में, यानी ये प्रजाति नागालैंड में भी पाई गई है। अभी तक हमें यही पता था कि चिमोना बाम्बूसा कोलोसा नामक बांस की जो प्रजाति है वो सिर्फ केरल में पाई जाती थी, लेकिन अब केरल में नहीं, नागालैंड में भी ये प्रजाति पाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की अगर बात करेंगे, नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर आप सब जानते हैं RN रवि। नहीं जानते हैं तो आपको सभी राज्यों के गवर्नर और सीएम तो पता होने चाहिए, क्योंकि एक पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। नागालैंड के एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, नुक्लू फॉर्म। और नुक्लू फॉर्म को अभी विटली अवार्ड मिला था, हमने चर्चा भी की थी पिछले सेशंस में। विटली अवार्ड मिला था नुक्लू फॉर्म को। ये नागालैंड के हैं, है ना। इसको विटली अवार्ड को क्या ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, आपको पता है, ग्रीन ऑस्कर। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, लिटोरिया मीरा क्या है, मेंढक की एक प्रजाति है। देखो चॉकलेट कलर का मेंढक, है ना, ऐसा लग रहा है चॉकलेट का बना हुआ है। तो ये नई प्रजाति मिली है, मेंढक की नई प्रजाति की खोज हुई है, मेंढक की नई प्रजाति की खोज। और कहां पे हुई है, ये हुई है न्यू गिनी में। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक द्वीप है न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी कहते हैं ना, तो न्यू गिनी में खोज हुई है इस बंदर की, इस मेंढक की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है। लिटोरिया मीरा इस प्रजाति का नाम है, मेंढक की ये प्रजाति है। फिर बात करें सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युतीकरण कार्यक्रम है। ये किसने शुरू किया है, गोवा ने क्या किया है, गोवा के जो दूर दराज के गांव हैं जहां पे लाइट पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, वहां पे सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम किया जाएगा, है ना। सौर ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश, सौर ऊर्जा के द्वारा वहां पे विद्युतीकरण किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है गोवा ने, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर की भी हम बात कर चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। कोविड-19 के जो भारत में वेरिएंट है, आपको पता है कोविड-19 के 2 वेरिएंट भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, B.1.617.1 और B.1.617.2, है ना। ये 2 वेरिएंट है। ये पहली लहर के लिए जिम्मेदार है, ये भारत में सेकंड वेव के लिए जिम्मेदार वेरिएंट कोरोना वायरस का है। तो WHO ने क्या किया है, अभी सारे वेरिएंट के, जैसे चीन का कोई वेरिएंट है, कोई अमेरिका का है, कोई यूरोप का है ना, ऐसे। तो क्या होता है, जब कोई बयान देता है, कोई किसी देश का कोई डिप्लोमेट्स या कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या कहता है, अमेरिका के वेरिएंट से यहाँ पे इतने मरीज हुए, तो अमेरिका को बुरा लग जाता है। ठीक है, अमेरिका वाला भारत की बात करेगा तो भारतीय वेरिएंट के कारण अमेरिका में इतने बीमार हो गए, तो भारतीयों को बुरा लग जाएगा कि भारत का नाम क्यों लिया जा रहा है, बीमारी हम थोड़ी फैला रहे, है ना। तो WHO ने क्या किया है, इन वेरिएंट्स को नाम दे दिया है, किसी को अल्फा दे दिया, किसी को बीटा दे दिया, किसी को गामा दे दिया। तो भारत के दोनों वेरिएंट्स को क्या नाम दिया गया है, ये दोनों आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
भारत के 0.1 वाले वेरिएंट को, जो पहली लहर के लिए जिम्मेदार था, उसका नाम दिया गया है कप्पा। कप्पा, कटप्पा नहीं है, कप्पा है, ध्यान रखना। और दूसरा जो वेरिएंट है उसका नाम दिया गया है डेल्टा, है ना। डेल्टा और कप्पा भारत के वेरिएंट हैं, कोविड वेरिएंट है, ये ध्यान आपको रखना है। फिर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। भारत के अंदर जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, है ना। तो इनका नाम ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहा हो। तो ये पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये अभी बन गए अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। फिर बात करते हैं अल्पन बंदोपाध्याय। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार और भारत की केंद्रीय सरकार के बीच में जो राजनीति हो रही है उस सबसे आपको पता ही है। तो एक पर्सन चर्चा में अल्पन बंदोपाध्याय, इनको क्या बना दिया गया है? ममता बनर्जी ने अपना नया मुख्य सलाहकार बना लिया है इनको। तो इनका नाम आपको भूलना नहीं है। पहले ये पश्चिम बंगाल के क्या हुआ करते थे? चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। देखिए, एक बात आपको बताता हूँ, जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, आईएएस ऑफिसर का सबसे बड़ा प्रमोशन या सबसे बड़ा पद होता है एक सचिव का। हमने पिछले क्वेश्चन में बात की गृह सचिव वगैरह का, ये होता है केंद्र में सबसे बड़ा पद। राज्य में सबसे बड़ा पद का क्या होता है? आईएएस ऑफिसर का ये होता है मुख्य सचिव। हर राज्य के अंदर एक मुख्य सचिव होता है और वो आईएएस ऑफिसर होता है ना। तो ये पहले पश्चिम बंगाल के आईएएस मतलब मुख्य सचिव हुआ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव किसे बना दिया गया? मुख्य सचिव बना दिया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरि कृष्ण द्विवेदी। हरि कृष्ण द्विवेदी, हरि कृष्ण द्विवेदी। तो अल्पन बंदोपाध्याय पहले थे, तो इनको रिटायर करवा के ममता बनर्जी ने अपना नया मुख्य सलाहकार बना लिया है। अगली हेडिंग की बात, और अगली हेडिंग है हमारी नैनो यूरिया लिक्विड। देखिए, खेतों में अभी जो हम यूरिया डालते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। तो दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया लिक्विड का निर्माण हुआ है, और ये निर्माण हमारे भारत में हुआ है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बन गई है। किसने बनाया है? इसको बनाया है इफ्को ने, इफ्को, है ना। और इफ्को भारत की सहकारी कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखो, इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसने बना लिया है विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड। और ये अच्छी बात क्या है, इसकी जो प्राइस है वो यूरिया को जो हम लाते थे, है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में, उससे भी कम प्राइस इसकी है। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम किया है इफ्को के द्वारा। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, भारत की सहकारी कंपनी ये है। फिर बात करें घर घर औषधि योजना, राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। देखिए, राजस्थान सरकार का कहना है कि 4 पौधे हैं, एक तो तुलसी, एक है अश्वगंधा, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ, है ना, काल मेघ। तो ये 4 जो पौधे हैं, राजस्थान सरकार का कहना है कि इनके औषधीय गुण बहुत अच्छे हैं, यानी ये औषधियों का काम करते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? ये पौधे वितरित किए जाएंगे, इन पौधों का वितरण किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि ये हर घर के अंदर ये पौधे हों, ताकि लोग बीमार पड़े तो ये औषधीय तरीके से उनका इलाज कर सके। तो राजस्थान सरकार का ये लक्ष्य है कि एक साल के अंदर 5 करोड़ पौधों का वितरण करने का टारगेट राजस्थान सरकार ने बनाया है। और यही है राजस्थान की
घर घर औषधि योजना। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के हैं अशोक गहलोत। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, कोविड-19 के इलाज के लिए लोन देंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 के लिए अगर इलाज कराने के लिए कोई जाता है सरकारी बैंकों के पास तो वो लोन देंगे। कितना लोन दे सकते हैं? 25,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे। और सरकार ने कहा है कि जो ब्याज की दर है वो आप अपने हिसाब से ले लो, हम नहीं डिसाइड करेंगे, अपने हिसाब से। और ये क्या है? ये लोन असुरक्षित लोन होगा, असुरक्षित लोन, यानी आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है बैंक के पास। आप जाओ, आपके घर में कोई कोविड-19 से बीमार है, उसके लिए आपको क्या करना है? पैसे की जरूरत है, आप जाओ, आपको लोन मिल जाएगा बिना कुछ गिरवी रखे, लेकिन इसकी ब्याज दर हो सकता है बैंकों के द्वारा ज्यादा रखी जाए। तो ये है, ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो कोविड सामग्री है, कोविड की सामग्री यानी जो समझो वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, दवाएं हैं, है ना, इनके ऊपर जो जीएसटी लगता है, किसी पे जीएसटी 5% लगता है, किसी पे जीएसटी 12% लगता है, किसी पे जीएसटी 18% लगता है। तो केंद्र ये मांग उठ रही है कि कोविड की सामग्री पर जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने एक समिति का, एक पैनल का गठन किया है कि बताओ, आप बताओ जीएसटी पर कितनी छूट दें कोविड सामग्री पर। तो इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। इस पैनल के अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। तो एक पैनल बनाया है, एक समिति बनाई है कोनराड संगमा समिति। ये समिति क्या काम करेगी? केंद्र सरकार को बताएगी कि कोविड सामग्री पर कितने प्रतिशत की जीएसटी की छूट दी जानी चाहिए। कोनराड संगमा है कौन? मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, मेघालय के सीएम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें मूडीज की। मूडीज कौन है? मूडीज है रेटिंग एजेंसी है, आप सबको पता होना चाहिए, जीएसटी वगैरह के बारे में बताती है। अमेरिका की रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। मूडीज ने कहा है वर्ष 2022 के लिए, वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी, भारत की जीडीपी ध्यान रखना कितनी रहेगी? इन्होंने कहा है 9.3% रहेगी, 9.3%। इससे पहले मूडीज ने कहा था कि भारत की जीडीपी 2022 में 13.7% रहेगी। अब इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने कहा है कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से भारत की जीडीपी कम रहेगी इस बार और भी ज्यादा, है ना। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भी इन्होंने बताया है, 23 के लिए इन्होंने बताया 7.9% भारत की जीडीपी रहने वाली है। ओके, फिर बात करते हैं एक आरडीएसओ की। क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार का मानक संगठन है ये एक। तो ये चर्चा में क्यों है? पहले तो ये ध्यान रखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ओके, लखनऊ में। पहली बात ये देखो, भारत सरकार की एक योजना है, एक देश एक मानक योजना। मानक का मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, नापने के, नाप तोल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, किसी चीज को किस तरह से नापा जाए, तो ये स्टैंडर्ड्स। तो इस योजना के अंतर्गत शामिल होने वाला पहली संस्था बन गई है आरडीएसओ। इस योजना में शामिल होने वाली पहली संस्था कौन बन गई है? आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक देश एक मानक योजना कब लागू की गई थी? ये लागू हुई थी भारत में 2019 में। कौन लागू करता है इसको? इसको लागू करता है BIS, यानी भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। और भारतीय मानक ब्यूरो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत। और कंज्यूमर अफेयर मंत्री है हमारे पीयूष गोयल।
ये सभी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और बहुत सारी चीजों को याद रखने का यही तरीका है कि आप उन सभी चीजों के बीच में कनेक्शन पैदा कर दें, कनेक्शन बना दें कि आपस में किस तरह से जुड़ जाती हैं, तो आप आराम से इनको याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है TV नरेंद्रन। और TV नरेंद्रन कौन है? TV नरेंद्रन जो हैं वो टाटा स्टील के MD एंड CEO हैं। टाटा स्टील जो कंपनी है इसके MD एंड CEO हैं TV नरेंद्रन। इनको बना दिया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील के MD और CEO कौन है, तो TV नरेंद्रन है। फिर अगली बात करते हैं, सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान में समझौता हुआ है। यानी हमारे शहरों के विकास के लिए सतत तरीके से सस्टेनेबल विकास के लिए जापान क्या करेगा? हमारी मदद करेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी जापान के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है? सतत शहरी विकास के क्षेत्र में। और ये जो समझौता हुआ है ये भारत के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? यह हुआ है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह समझौता हुआ है। कौन है इसके मंत्री? हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। और आपको ध्यान रखना है हरदीप सिंह पुरी ही हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री। ये भी हमारे कौन है? हरदीप सिंह पुरी ही हैं। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य तकनीक की। तो स्वास्थ्य तकनीक क्या है? देखिए ये एक तकनीक है पानी को कीटाणु रोधी बनाने के लिए। पानी को कीटाणु रोधी यानी पानी को शुद्ध करने के लिए एक तकनीक है स्वास्थ्य तकनीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम क्या करते हैं? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है क्लोरीन जब पानी में जाता है तो वो पानी को तो साफ कर देता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा हुई तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य तकनीक एक बनाई गई है। इस तकनीक को बनाया किसने है? इस तकनीक को बनाने वाली संस्था है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में ये है। NCL कहते हैं इसको, NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है ना। और ये किसके अंतर्गत काम करती है? ये काम करती है CSIR के अंतर्गत। CSIR का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, फिर बात करते हैं अगली CBDT। CBDT के अंतरिम चेयरमैन यानी अभी परमानेंट चेयरमैन नहीं बनाए गए हैं। जब तक किसी को नया चेयरमैन नहीं बना दिया जाता तब तक काम करेंगे CBDT के चेयरमैन के रूप में कौन? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। CBDT का फुल फॉर्म ध्यान रखो। CBDT बोर्ड है हमारे जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह उसको संचालित करने वाला बोर्ड है। तो इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं वो इसी के अंडर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। फिर एक कार्यक्रम है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। बागवानी देखिए हॉर्टिकल्चर, बेसिकली हम कहते हैं फल और सब्जियों की जहाँ पे खेती होती है उसके लिए। तो भारत में सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? एक कार्यक्रम लाया गया है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 53 बागवानी क्लस्टर बनेंगे। 53 बागवानी क्लस्टर यानी फल और सब्जियों के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके विकास के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए बागवानी क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब ये बागवानी क्लस्टर अलग अलग चीज के लिए हो सकते हैं। जैसे कोई क्लस्टर होगा वो सेब के लिए हो जाएगा, है ना। वहां पे सेब पर रिसर्च होगी, सेब को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उस पर पोषण वगैरह की चीजें हो जाएगी। इसके अलावा कोई अंगूर के लिए हो सकता है, कोई किसी सब्जी के लिए हो सकता है। तो इस तरह के 53 बनाए जाने, लेकिन इसको अलग अलग फेज में, पहले ट्रायल के तौर पे पहला चरण इसका लाया जा रहा है
पहला चरण, और इसको हम कहते हैं पायलट चरण। पायलट चरण बेसिकली वो होता है कि जब हमें कोई बड़ी परियोजना लागू करनी होती है तो पहले उस परियोजना को छोटे तौर पे लागू करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या इसके फायदे रहे, है ना। तो उससे पता चल जाता है कमियां कहाँ पे, डेवलपमेंट ज्यादा करना है, कहाँ पे चीजों का ध्यान ज्यादा रखना है। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसमें पहले कितने बनाए जाएंगे, 12 बागवानी क्लस्टर बनाए जाएंगे। 12 बागवानी क्लस्टर यानी समूह, बागवानी समूह बनाए जाएंगे, और इन पे फिर कैसा रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से पूरी योजना को लागू किया जाएगा। अच्छा, इस योजना को लागू कौन कर रहा है, इसको लागू कर रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, और ये हमारे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, फिर बात करते हैं आधार पूनावाला की। देखिए एक कंपनी है, आपको ये तो पता ही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला। इनकी एक और कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। तो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन भी अभी कौन बन गए हैं, आधार पूनावाला, इसके भी चेयरमैन बन गए। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड क्या है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी ये क्या है, एक एनबीएफसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि आधार पूनावाला जो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, सीईओ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या बना रही है, कौन सी वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड बना रही है भारत में, और पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। अब रूस की जो वैक्सीन है, रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5। इस वैक्सीन को बनाने का काम भी किसको मिल चुका है, इस वैक्सीन को बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। और ये मंजूरी कौन देता है, ये मंजूरी देता है DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी अब कोविशील्ड के साथ साथ स्पुतनिक वी का भी उत्पादन भारत में होगा, जिससे वैक्सीन की शॉर्टेज कम होगी, और इसका उत्पादन करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं एमबी टैग की। एमबी टैग उपकरण क्या है, एमबी टैग उपकरण एक IoT है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से चलने वाला एक उपकरण है। ये क्या है, एमबी टैग। ये क्या करेगा, आपके रूम का तापमान, रियल तापमान आपको बताएगा, ये आपको तापमान रिकॉर्ड करके बता सकता है। और इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है IIT रोपड़ ने, IIT रोपड़ पंजाब में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग है हमारी अजीत मिश्रा समिति की। अजीत मिश्रा समिति अभी हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक समिति है। क्यों बनाई गई है ये समिति, ये बनाई गई है न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए, यानी एक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी एक दिन में कितनी मिलनी चाहिए। तो ये मजदूरी दर तय करने के लिए एक केंद्र सरकार के द्वारा समिति बनाई गई है, अजीत मिश्रा समिति। फिर इस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि परमानेंट नहीं कर सकते ना, महंगाई वगैरह बढ़ती रहती है तो चीजें फिर चेंज करनी पड़ती है। फिर बात करते हैं INS संध्यायक की। INS संध्यायक भी क्या है, एक इंडियन नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप संध्यायक। इसको भी अभी क्या कर दिया गया है, सेवा से मुक्त कर दिया गया है, यानी रिटायर इसको कर दिया गया है, डी कमीशन इसको कर दिया गया है। इसने काम करना शुरू किया था, ध्यान रखना, 26 फरवरी 1981 से, और 2021 में इसको रिटायर किया है, यानी इसने भी कितने साल सेवा की है, 40 साल, 40 वर्ष इसने सेवा की है। आपको ध्यान रखना है, पिछले सेशन में हमने बात की थी INS राजपूत की। INS राजपूत ने काम करना शुरू किया था 1980 से, 2021 में इसको रिटायर किया गया, तो इसने 41 साल सेवा
भारत की थी, है ना। अब रिटायर हुआ है INS संध्यायक। फिर बात करें एक्सरे सेतु की। एक्सरे सेतु क्या है? एक्सरे सेतु एक उपकरण है, या देखो ये आपको जो नजर आ रहा है एक पोर्टल वगैरह का एक प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। आप अगर इस पे व्हाट्सएप पे अपनी चेस्ट का एक्सरे की फोटो भेजते हो तो उस फोटो को देख के एक्सरे सेतु बता देता है कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। तो कोविड-19 की जांच के लिए बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है क्या? एक्सरे सेतु। और एक्सरे सेतु को बनाया किसने है? एक्सरे सेतु को बनाया है आर्ट पार्क। आर्ट पार्क करके एक NGO है, एक गैर लाभकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, NGO, इसके द्वारा बनाया गया है, आर्ट पार्क के द्वारा एक्सरे सेतु। आप व्हाट्सएप पे अपने चेस्ट का एक्सरे करवाओ, एक्सरे की फोटो खींचो। अब फोटो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो भी मसला नहीं है, फोटो किसी भी क्वालिटी की है और व्हाट्सएप पे आप एक्सरे सेतु को भेज दो तो एक्सरे सेतु कुछ देर में आपको बता देगा कि आपके फेफड़ों में कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कभी, तो ध्यान रखो। फिर परेश बी लाल व्हाट्सएप के ग्रीवांस ऑफिसर बन गए हैं भारत के अंदर। आपको पता है भारत ने नए कानूनों में कहा था कि प्रत्येक सोशल मीडिया जो कंपनी है वो क्या करेगी, एक ऑफिसर की नियुक्ति करेगी जो शिकायतों का निवारण करे। उस ऑफिसर को कहा जाता है ग्रीवांस ऑफिसर। तो व्हाट्सएप ने नियुक्त कर दिया है। तो व्हाट्सएप के ग्रीवांस ऑफिसर भारत में कौन है? ये हैं परेश बी लाल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं CCMB की। CCMB क्या है? CSIR के तहत काम करने वाली एक संस्था है। इसका पूरा नाम ध्यान रखो, पूरा नाम है इसका सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB कहां पर अवस्थित है या इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। CCMB का हेडक्वार्टर हैदराबाद में। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके भी नए निदेशक बनाए गए हैं। इसके नए निदेशक कौन बने हैं? नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर विनय कुमार नंदीकुरी। डॉक्टर विनय कुमार नंदीकुरी बने हैं CCMB के नए डायरेक्टर। ओके, फिर बात करते हैं कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा एक कंपटीशन लॉन्च किया गया है, कंपटीशन आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। जो गांव है महाराष्ट्र सरकार के अंडर, महाराष्ट्र के जो गांव हैं उनमें एक कंपटीशन के जो गांव कोरोना से मुक्त होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो जीतने वाले गांव को 15 से 50 लाख रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता कहां पे आयोजित कराई गई? महाराष्ट्र में ये आयोजित कराई गई थी। फिर बात करते हैं सेज प्रोजेक्ट की। सेज प्रोजेक्ट क्या है? सेज प्रोजेक्ट देखिए, वैसे तो सेज का मतलब होता है कोई महापुरुष या कोई संत व्यक्ति, है ना, जो विद्वान होता है ना, उसको कहते हैं सेज। लेकिन यहाँ पे सेज की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, सेज की फुल फॉर्म है सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, है ना, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई एक योजना है। सीनियर सिटीजन का ख्याल रखने के लिए, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, हर प्रकार की सुविधाएं, जिस तरह से वन स्टॉप सेंटर है ना महिलाओं को हर प्रकार की सुविधाओं के लिए, उसी तरह से सेज प्रोजेक्ट चलाया गया है। जो 60 प्लस के व्यक्ति है, 60 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए चलाया गया है सेज प्रोजेक्ट।
पूरा नाम भी ध्यान रखना है और सेज प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। कौन से मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? ये लागू किया गया है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए, अभी जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज सेशन मिला है उसी के अंदर मैंने बताया है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हमारे कौन हैं, तो आप मुझे कमेंट करके उनका नाम बता देंगे, है ना। फिर बात करें अगर सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय की, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही एक अभियान भी चलाया था इन्होंने, पोषण अभियान। तो ये भी ध्यान रखना है, पोषण अभियान भी सीनियर सिटीजन के लिए चलाया गया था। और किसके लिए? किसके द्वारा? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये हो गई बात। फिर बात करें ब्लू फिन्ड महसीर मछली की। ब्लू फिन्ड महसीर मछली, तो ये मछली IUCN, देखो ये अच्छी खबर है, खुश न्यूज, अच्छी न्यूज इसको कहा जा सकता है, खुश खबर कहा जा सकता है कि IUCN में पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी घोर लुप्त प्राय थी, यानी ये विलुप्त ही होने वाली थी। तो फिर इसके संरक्षण के लिए बचाव किया गया। अब वर्तमान में इसकी संख्या अच्छी खासी मात्रा में बढ़ चुकी है। तो पहले तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, अत्यंत संकटग्रस्त, अत्यंत संकटग्रस्त, लेकिन अब इनकी अच्छी खासी मात्रा में संख्या हो गई है और यह अब हो गई है लीस्ट कंसर्न्ड, यानी चिंता की ज्यादा बात नहीं है, अब इनकी बहुत अच्छी खासी मात्रा में इनकी वृद्धि हो चुकी है। तो महसीर मछली काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी मछली? महसीर भी देखो बहुत तरह की होती है, एक गोल्ड महसीर होती है, और तो ये कौन सी वाली है? ब्लू फिन्ड महसीर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं SDG इंडेक्स। इसका भी हमने एक ऑथेंटिक न्यूज सेशन प्रोवाइड करा दिया था, वो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट पे जाके भी देख लेंगे तो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर बात करें SDG इंडेक्स की, तो SDG इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। कब से जारी किया जा रहा है? 2018 से। और इसका पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, है ना। जो 2030 तक जो 17 गोल बनाए गए हैं UNO के द्वारा, जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं, उन्हीं को भारत में लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और ये जांच की जाती है कि कौन सा राज्य इन गोल्स को पूरा करने के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो 2018 से और इस बार तीसरा इसका एडिशन लागू किया गया नीति आयोग के द्वारा। फर्स्ट पे कौन रहा? फर्स्ट पे रहा केरल, सेकंड पे 2 राज्य रहे, सेकंड पे एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश रहा और एक तमिलनाडु रहा। लास्ट कौन रहा? लास्ट रहा आपका बिहार। ठीक है, और पूरी डिटेल जानने के लिए आप ऑथेंटिक न्यूज सेशन भी इसका जरूर देख ले, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर बात करें इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क, तो देखिए भारत में बहुत सारे मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। अभी बनाए ये कहां पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, लेकिन एक और शहर है नया रायपुर, और इस नया रायपुर का नाम बदल के आपको पता होना चाहिए क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया इसका उद्घाटन किया हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, यानी हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है सीड मिनी किट, सीड मिनी किट। और ये सीड मिनी किट क्या है? 2 फसलों के लिए, तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन के अधिक उपज वाले बीजों का वितरण किया जाएगा किसानों को। ठीक है, तिलहन और दलहन के अधिक उपज वाले बीजों का वितरण किया जाएगा किसानों को। इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सीड मिनी किट। इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया था? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यानी अगर ये कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा। ओके, फिर बात करते हैं
राबता मुहिम की। देखिए आजकल जो छोटे बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं वो पढ़ाई या तो स्कूल से फिजिकली तो चालू नहीं है, ऑफलाइन स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, आजकल पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है तो टीचर और पेरेंट्स का कांटेक्ट बहुत कम हो पाता है। बच्चे फोन में या टीवी में देखते हैं, क्लास देख के या तो रिकॉर्डेड क्लास होती है या लाइव क्लास भी होती है, तो पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो राबता मुहिम 24 से 31 मई तक चलाया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। और ये इसका इरादा ये था कि पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग करवाई जाए, ऑनलाइन तरीके से पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग करवाई जाए, ताकि वो बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो चिंतित हैं वो आपस में बातचीत करें और चीजों को सोल्व आउट वो कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर बात करें AMB क्या है? एक टेबलेट है। हाँ, टेबलेट वो नहीं, मोबाइल वाला टेबलेट नहीं, डिजिटल जो इक्विपमेंट होता है वो नहीं, गैजेट नहीं है, टेबलेट है, दवा है ना, गोली जिसे हम कहते हैं। और ये किसकी गोली है? देखो एक दवा का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये दवा फंगस के लिए काम करती है, यानी फंगस को खत्म करने में काम करती है। आपको पता है अभी ब्लैक भी फंगस है, व्हाइट भी फंगस है, और कौन सा है, येलो फंगस भी आ चुका था, और सब अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजर हैं। तो फंगस के लिए एक दवा आती है एम्फोटेरिसिन बी। इस दवा को टेबलेट फॉर्म में बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है AMB। इसको विकसित किसने किया है? इस दवा को विकसित किया है IIT हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। गोली है, बिल्कुल हम गिलास के पानी के जरिए मुंह में रख के खा सकते हैं, वो वाली गोली है। तो IMB क्या है? एक टेबलेट है। यहाँ पे हमारी सारी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, इंडेक्स की और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो बहुत ज्यादा नहीं है ये भी। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पदक की। संयुक्त राष्ट्र पदक किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNO के द्वारा दिया जाता है। और किन लोगों को दिया जाता है? तो देखिए आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के, UN के जो शांति दूत हैं, शांति दूत यानी पीस कीपिंग फोर्स, जो शांति फैलाने के लिए UNO की फोर्स है। और ये फोर्स क्या है? बहुत सभी अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग अलग देशों की आर्मी से लोग आते हैं, और वो UNO की पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा जहां पे अशांति फैली हुई है वहां पे क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति होती है और वहां पे ये शांति फैलाने का काम करते हैं। बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि कोई आतंकी हमला, आतंकी घटना वहां पे ना हो पाए। तो वहां पे तो UNO की इन शांति पीस में, यानी UNO के शांति अभियानों में जो व्यक्ति यानी जो सेना के जवान क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इन शहीदों को सम्मानित किया जाता है किससे? संयुक्त राष्ट्र पदक से। तो भारत के 3 व्यक्ति हैं जो इराक के अंदर तैनात थे और वहां पे ये शहीद हो गए शांति फैलाने के अंदर। वहां पे जो मतलब क्लेशेस होते हैं ना, लोगों के आतंकी हमले जो होते हैं, जनता के और सरकार के जो क्लेशेस होते हैं, उनके अंदर उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। तो इनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जा रहा है। और ये 3 लोग कौन है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो युवराज सिंह है, युवराज सिंह। दूसरे पर्सन है इवान माइकल, इंडियन है, ये ध्यान रखना, इवान माइकल पिकाडो। और तीसरे पर्सन है मूलचंद यादव। तो ये UNO के जो शांति अभियान है वहां पर अपनी सर्विस देते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पदक से। फिर बात करते हैं ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। संगठन, इसको हम क्या कहते हैं? WMO कहते हैं, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, देखिए आप सबको पता है अभी तक सबसे गर्म वर्ष 21वीं शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष क्या है? 2016 रहा है ना। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 से 2025 के बीच में एक साल ऐसा आने वाला है जो 2016 से भी ज्यादा गर्म रहेगा। अब 21 चल रहा है, 21 से 25 के बीच में वो एक साल रहेगा जो 21वीं सदी का सबसे गर्म साल रहने वाला है ना। तो ये रिपोर्ट कहती है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, किसने इसको लागू जारी किया है वो भी आपको ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है 2021वीं शताब्दी का? वो है 2016। फिर बात करते हैं एक पुरस्कार की, ONV साहित्य पुरस्कार। ONV साहित्य पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है मलयाली कवियों को, मलयाली कवि के जो कवि हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी गैर मलयाली कवि को मिला है, गैर मलयाली कवि। तो किसको मिला है ये मिला है वेरामुत्तु को। पर्सन का नाम है वेरामुत्तु और ये तेलुगु भाषा के कवि हैं। कहाँ के? तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, तेलुगु कवि। तो इस सवाल को दो तरह से पूछा जा सकता है कि ONV पुरस्कार पहली बात तो किसे मिला है, तो डायरेक्ट हो जाएगा वेरामुत्तु को। ये पूछा जा सकता है ONV साहित्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम गैर मलयाली कवि कौन है, तो वेरामुत्तु है। यह भी पूछा जा सकता है कि ONV साहित्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम तेलुगु कवि कौन है, तो वेरामुत्तु है ना। क्वेश्चन किसी भी तरह से कर सकता है। आपको क्या देखना है? 360 डिग्री लर्निंग करनी है आपको, 360 डिग्री घूमते हुए आपको पढ़ना है किसी भी चीज के बारे में। फिर बात करें WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। यह पुरस्कार अभी दिया गया है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी WHO के द्वारा आयोजित की जाने वाली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। लेकिन इस सभा के अंदर अभी एक निर्णय लिया गया एक नया दिवस मनाने का। वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और वो नया दिवस कौन सा मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, है ना। तो जो 23 डिग्री नॉर्थ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री है और ये मकर रेखा है। तो ये वाला जो है ना, इस एरिया को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में वो बीमारियां जो नेग्लेक्ट कर दी जाती है, जिन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, उन बीमारियों से अवेयर करने के लिए हर साल 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है अभी 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में। और ये कब से मनाया जाएगा? ये 2022 में पहली बार मनाया जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज की। देखिए, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, एक आपको सुनने को मिलेगा बुकर पुरस्कार। एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, एक हो गया सिर्फ बुकर पुरस्कार। इस पे अंतरराष्ट्रीय नहीं लगा हुआ होता। ये किसको मिलता है? ये उस बुक को मिलता है, ऑब्वियसली बात है, उस बुक को मिलता है जो किसी दूसरी भाषा में लिखी हुई होती है, किसी दूसरी भाषा में, और इसका अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी में। गॉट इट? समझ में आ गया? किसी भी भाषा में लिखी हुई होगी दूसरी में, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा में इसका अनुवाद किया जाना चाहिए अंग्रेजी में, है ना। अगर अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया तो भी नहीं मिलेगी, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किया है और बेस्ट बुक है तो मिलेगा। बुकर प्राइज क्या होता है? बुकर पुरस्कार उसी किताब को मिलता है जो लिखी ही अंग्रेजी में गई हो, अंग्रेजी में ही लिखी जानी चाहिए वो पुरस्कार। तो ये फर्क है अंतरराष्ट्रीय बुकर में और सिर्फ बुकर में,
ठीक है। तो अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, एक बुक है, बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी रात में पूरा खून, सभी खून हमारा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसको लिखा किसने, इसको लिखा था डेविड डिओप ने, डेविड डिओप, है ना। और डेविड डिओप ने इसको फ्रेंच भाषा में लिखा था, क्योंकि वो कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, तो फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, और इसलिए इस किताब को क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज इसको मिला 2021 का। किताब का नाम भी आपको ध्यान रखना है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और पर्सन का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि किसको मिला है, डेविड डिओप। फिर क्या मिलता है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 50,000 पाउंड मिलते हैं इसमें, जो राशि मिलती है 50,000 पाउंड। इसको दो तरह से बांटते हैं, आधी राशि यानी 25,000 पाउंड तो मिलेंगे लिखने वाले को, जिसने फ्रेंच में लिखा है, यानी 25,000 पाउंड मिलेंगे डेविड डिओप को, और 25,000 पाउंड मिलेंगे जिसने अनुवाद किया है, अनुवाद करने वाले को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितनी न्यूज है, कौन सी न्यूज है, उनकी बात करते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे पहले है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो देखिए अभी आपको पता होना चाहिए हुई कहां पे, ये हुई दुबई में, ठीक है। दुबई कहां पे, यूएई में है दुबई, और दुबई यूएई में है, और यूएई की राजधानी है आबू धाबी, ये भी ध्यान रखना है आपको, आबू धाबी, ठीक है। यहां पे हुई। भारत ने कितने मेडल जीते यहाँ पे, भारत ने जो मेडल जीते वो कुल 15 है ना, 15 में से 2 गोल्ड है और 5 सिल्वर मेडल है, और 8 जो मेडल है वो ब्रॉन्ज है, तो कुल 15 हो गए। आपको क्या करना है, 2 नाम ध्यान रखना है जिन्होंने गोल्ड जीता है। गोल्ड पहला तो जीता है पूजा रानी ने, पूजा रानी कौन से वर्ग में, 75 किलोग्राम महिला वर्ग में, और एक जीता है संजीत ने, कौन से वर्ग में, 91 किलोग्राम पुरुष वर्ग में, है ना। ये 2 गोल्ड हमारे पास आए हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप से संबंधित। और पूजा रानी के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं, ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई कर चुकी है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पूजा रानी। फिर बात करें बेलग्रेड ओपन 2021, तो ये जो ओपन लग जाता है ना, समझ लिया करो टेनिस का टूर्नामेंट है। बेलग्रेड यानी सर्बिया में हुआ है, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, तो जहां पे होता है वहीं के नाम से इसको रख दिया जाता है। बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, और नोवाक जोकोविच भी सर्बिया के ही खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया में हुआ और सर्बिया के खिलाड़ी ने ही इसको जीत लिया। नोवाक जोकोविच इंपोर्टेंट नाम है टेनिस के संबंध में। आगे बात करें यूएफए चैंपियंस लीग 2021, तो देखिए यूएफए चैंपियंस लीग यूरोप का फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसको 2021 में किसने जीत लिया है, इसको जीता है चेल्सी ने। चेल्सी ने किसको हराया, चेल्सी ने हराया है मैनचेस्टर सिटी को, मैनचेस्टर सिटी को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर बात करें आईपीएल 2021 के शेष मैच, आपको पता है बीच में रुक गया था कोविड-19 की वजह से, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2021 के जो शेष मैच हैं आईपीएल के वो कहां पे होंगे, शायद वो यूएई में करा लिए जाएं, है ना, यूएई में वो करा लिए जाएंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर बात करते हैं कोपा अमेरिका की। कोपा अमेरिका क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। कहां के देशों का है, तो जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। अरे जैसे क्रिकेट में हमारे नहीं होता क्या एशिया कप, एशिया के देश क्रिकेट खेलते हैं, टूर्नामेंट है, उसी तरह से कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका का फुटबॉल का टूर्नामेंट है ना। कहां पे होगा, ये होगा ब्राजील में,
ब्राजील में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी ये ब्राजील में हुआ था, इस बार भी ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये होने वाला तो अर्जेंटीना में था, अर्जेंटीना में होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना में कोविड ज्यादा फैल रहा है, अर्जेंटीना में कोविड ज्यादा फैल रहा है, इसलिए ये कहां पे होगा, अब ये वापस ब्राजील में होगा। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, फिडे इसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में, लोजेन स्विट्जरलैंड में है, लोजेन। इंपोर्टेंट क्या है, देखो अंतरराष्ट्रीय चेस फेडरेशन जो है ये एक ग्लोबल चेस लीग करवाने वाला है, ग्लोबल चेस लीग। तो इस लीग का प्रमोशन करने के लिए, इस लीग को बढ़ावा देने के लिए इसने समझौता किया है किसके साथ, भारत की कंपनी के साथ, टेक महिंद्रा के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग के लिए प्रमोशन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए टेक महिंद्रा के साथ क्या किया है, समझौता किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की, तो ये भी जरूरी है। इंपोर्टेंट बुक में पहली बुक है आपके लिए लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की भाषाएं। क्या है, तो किसने लिखी है, सलमान रुश्दी ने लिखी है। इंपोर्टेंट बुक है क्योंकि ये खबरों में रहने वाले पर्सन है और ऑथर है। और फिर एक बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस के समय में कैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इस किताब को दो व्यक्तियों ने लिखा है, एक व्यक्ति है नितिन राकेश और एक व्यक्ति है जेरी विंड। ये किताब अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस को। किसने लिखा है, दो व्यक्तियों ने लिखा है, नितिन राकेश एंड जेरी विंड ने। ये देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, बिजनेस कैटेगरी में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर इसको बोला गया है। अब बात करते हैं, इस हफ्ते में हमने कुछ प्रमुख पर्सनैलिटीज को जो खो दिया है किसी भी कारण से, जिनका निधन हो गया है, ओबिचुअरीज की। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जेसन डुपास्क्वियर एक पर्सन है, सिर्फ 19 वर्ष के क्या है, ये खिलाड़ी थे, एथलीट थे, कहां के, स्विट्जरलैंड के। इनका निधन हो गया एक एक्सीडेंट में, मोटर राइडर एक्सीडेंट में। मोटर राइडर थे ये, मोटो3 राइडर, यानी मोटरसाइकिल की रेस होती है, मोटरसाइकिल की रेस होती है, इस रेस के रेसर थे ये, मोटरसाइकिल की रेस करते थे, सिर्फ 19 साल के थे, स्विट्जरलैंड के थे, और रेसिंग के दौरान ही अभी इनका एक्सीडेंट हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉल स्लूटर की। पॉल स्लूटर का भी निधन हो गया। पॉल स्लूटर डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इब्राहिम बदूशा का भी निधन हो गया। इब्राहिम बदूशा मशहूर कार्टूनिस्ट थे, फेमस कार्टूनिस्ट थे, और ये केरल के थे। तो इनका भी निधन हो गया, अभी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं ये मॉरिशस के, है ना। तो इनका भी अभी हाल में निधन हो गया। अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो इनके बेटे हैं प्रधानमंत्री मॉरिशस के। क्या नाम है उनका, उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ इनका नाम है, इनके बेटे का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय मूल के थे, मॉरिशस के थे, भारतीय मूल के थे, और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पिछली साल ही पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रवीण जगन्नाथ है। फिर कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया। ये कौन थे, ये लेखक थे, तेलुगु लेखक थे, यानी तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश के लेखक थे। ठीक है, इनको एक नाम से जाना जाता था, कारा मस्तारू भी इनको कहा जाता था। फिर उस्मान खान का निधन हो गया। उस्मान खान एक मशहूर हॉकी के खिलाड़ी थे।
मशहूर हॉकी के खिलाड़ी, बिल्कुल भारतीय ही थे और कहाँ के, आंध्र प्रदेश के थे ये। तो इस तरह से यहाँ हमारा वीकली करंट अफेयर्स खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने 2 घंटे से भी कम समय में पूरे वीक का करंट अफेयर्स कर लिया है और अगले वीक इसका हम रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो और कहीं से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बस बने रहिए, 2 घंटे से भी कम समय में हम एक पूरे वीक का करंट अफेयर्स अगर कवर कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स को हम आराम से अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ पे इंग्लिश, देखिए आप अगर सर्च करेंगे ना एसएससी या वनडे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की बेस्ट बुक कौन सी है, तो आपको मैक्सिमम ये सजेशन मिलेंगे कि ल्यूसेंट की जो जनरल इंग्लिश आती है ना उसको पढ़ा जाए। और हमारे चैनल पे इंग्लिश में ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश को बेहतरीन अंदाज में आदिल सैफी सर के द्वारा कवर किया जा रहा है, आदिल सैफी सर के द्वारा, है ना। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर किया जा चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस तरह से कवर किया हुआ है कि पूरे YouTube पे आपको इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर किया हुआ नहीं मिलेगा। आर्टिकल्स के वो लगभग 10 वीडियोस डाल चुके हैं और आर्टिकल्स पे रेगुलर वीडियो आ रही है। तो ल्यूसेंट को कवर किया जा रहा है और जो दूसरी बुक्स हैं उनको भी साथ में लेके चला जा रहा है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, आपकी नॉलेज बिल्कुल बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा कोवैक्सीन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कोवैक्सीन देखिए। कोवैक्सीन का मतलब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन, आपकी संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाती है हमारी कोवैक्सीन। हर दिन एक अनुच्छेद की हम बात करते हैं, मंडे से सैटरडे तक मैं लेके आता हूँ वो वैक्सीन। 17 अनुच्छेद तक हम कर चुके हैं। कल मंडे को आपको डोज 12 मिलेगा और डोज 12 में हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा रहा सेशन, कुछ सजेशंस हो वो भी बताएं, शेयर करें दोस्तों में, ताकि कम समय में बेहतरीन करंट अफेयर्स को हर कोई कवर कर सके। और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले हफ्ते करंट अफेयर सेशन के साथ और कल मिलेंगे कोवैक्सीन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।